नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में। आपके साथ मैं हूं कमरुद्दीन खान। हम हर खबर से आपको कराते हैं बाखबर, लेकिन इन खबरों के बीच में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। ऐसी ही खबरों की बात करते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज बात करेंगे रामलला की नगरी अयोध्या की, जहां श्रद्धालुओं को मिलने वाला है क्रूज का मजा। देखेंगे ओडिशा के दो मशहूर कोणार्क और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला की महोत्सव की झलकियां। मिलेंगे उस शख्स से भी जिसके आगे नतमस्तक है लंदन की एक नामी यूनिवर्सिटी। चलेंगे हिमाचल प्रदेश, जहां पिछले 63 साल से बरकरार है पराठों और रायते का मजा, टेस्ट। देखेंगे कहां सर्दी शुरू होते ही लगा परदेशी परिंदों का जमघट। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। रामलला की नगरी अयोध्या में भी क्रूज सेवा शुरू होने वाली है। काशी की तर्ज पर अब अयोध्या के सरयू तट पर जल्द रामायण क्रूज चलने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए पोर्ट्स और शिपिंग मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ही दिनों में यहां आने वाले श्रद्धालु और लोगों को क्रूज की सवारी करने को मिल जाएगी। एक रिपोर्ट। ओडिशा में दो मशहूर कोणार्क महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हो गया, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार दर्शकों की संख्या सीमित की गई है। भारत के पारंपरिक और शास्त्रीय संगीत और नृत्य का संगम कोणार्क महोत्सव शुरू हो गया है। ये महोत्सव 5 दिन यानी 5 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक समेत कई डांस कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में इस बार ओडिशा और भारत के अन्य राज्यों से 70 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी है इस मतलब इतने प्रेस्टिजियस स्टेज में परफॉर्म करने के लिए। सो यस, वी आर लकी कि हम लोग यहाँ पे इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। एक ओर कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में कोणार्क फेस्टिवल की धूम है, तो दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भी शुरू हो गया है, जिसमें कई रेत कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग साल भर तैयारी करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो भी कलाकार आते हैं वो चाहते हैं अपना जो बेस्ट है वो देने के लिए। हम लोग भी वही प्रयास करते हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर इन दोनों महोत्सव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है। एक ओर कोणार्क महोत्सव में दर्शकों की संख्या 2000 से घटाकर अधिकतम 600 रखी गई है। वहीं सागर तट पर रेत महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन चुकी टिहरी झील अब एरो स्पोर्ट्स में भी अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में सैलानी एरो स्पोर्ट्स राइड का मजा ले सकेंगे। करीब 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अब टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। दूर दराज से लोग टिहरी झील में बोटिंग ही नहीं, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं स्थानीय युवाओं को भी क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। अब वाटर स्पोर्ट्स के बाद टिहरी झील के आसपास अब एरो स्पोर्ट्स की भी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। टिहरी झील से सटी प्रतापनगर की पहाड़ियों और कुट्टा में लेक फेस्टिवल के दौरान एरो स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित की गई थी। हालांकि ये रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पर्यटन विभाग इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने जा रहा है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून समेत अन्य एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों की प्लानिंग चल रही है।
लेकिन हम टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुट्ठा से एटलीस्ट टैंडम की फ़्लाइट और एरो जो हमारा हॉट एयर बैलून है, पैरामोटर है, इसके लिए हमने आवेदन करवाया है यूटीडी में यहाँ के स्थानीय लड़कियों से। अभी हमारी सरकार ने सतपुली में भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया और टिहरी में तो हमारा ऑलरेडी है ही, हमने इस पॉइंट को चिन्हित किया है, हम पॉलिसी ले आए हैं। वाटर स्पोर्ट्स के साथ एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत होती है तो टिहरी न सिर्फ देश बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म मैप में भी अपनी जगह बना सकता है और स्थानीय लोग भी इसे मानते हैं। सोचना चाहिए कि यहाँ पे एरो की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रायल के रूम पे देखा जाए तो जब यहाँ पे फेस्टिवल होते थे, लेक फेस्टिवल होते थे, तो वहाँ पे 2 डेस्टिनेशन चूज करे हुए थे जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती थी। अगर लोकल लेवल पे भी युवकों को ट्रेनिंग दी जाए पर्यटन विभाग द्वारा तो कहीं ना कहीं वाटर स्पोर्ट्स के बाद ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मुकाम होगा और एक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन के नजरिए से टिहरी झील ने अपार संभावनाएं दी हैं और अच्छी प्लानिंग से इसे और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही एरो स्पोर्ट्स का भी हब टिहरी में ही नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी गढ़वाल से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। सर्दी का मौसम आते ही प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। ठंड का सीजन शुरू होते ही देश के तमाम झील और नदियों में परदेसी परिंदों का आना शुरू हो जाता है। सूरत में भी इन दिनों समंदर पार से आए परिंदे लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तस्वीरों में देखिए किस तरह सफेद रंग के परिंदे नदी के मुहाने पर दिख रहे हैं और अपनी चहचहाहट से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर के तापी नदी में ये पक्षी सर्दियों के मौसम में ही नजर आते हैं, क्योंकि ये परिंदे यहाँ के नहीं बल्कि सर्बिया, रशिया और दूसरे देश से यहाँ पहुँचे हैं। शहर के लोग पंछियों को देखकर काफी उत्साहित हैं और दाना खिला रहे हैं। ये खाली विंटर सीजन में ही आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली यही सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे हम गाठिया वगैरह सब खिलाते हैं, बच्चे को भी अच्छा लगता है और उन लोग खुश भी होते हैं। अभी कोरोना का टाइम है, उन लोग को ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट इधर आके उन लोग खुश होते हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए। तो एवरी डे हम लोग थोड़ा ये टाइम में आते हैं और खिला के जाते हैं। प्रवासी पंछियों का दक्षिण एशिया के देशों में आने के पीछे वजह वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ना है, जिसके चलते ये उन देशों का रुख करते हैं जहाँ सर्दी कम पड़ती है। कुछ दिन तक ये पंछी यहीं अपना घरौंदा बनाते हैं और गर्मी शुरू होने से पहले अपने घर लौट जाते हैं। ऐसा है कि वो जहाँ का ओरिजिनल है वहाँ पे बहुत ही वो उसका जो वातावरण है उसके वो बहुत ही ठंड पड़ती है, बर्फ़ होती है, तो इसलिए वो वहाँ से माइग्रेट होकर थोड़े गर्म प्रदेश में आते हैं। तो साइबेरिया है या नॉर्थ रशिया है, वहाँ से सब पक्षी अपने यहाँ पे जैसे साउथ एशिया में जहाँ पे उनको खाना पानी वगैरह मिल जाए और उनका जो विंटर है वो कट जाए, इसलिए वो आते हैं। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा देश है। यहाँ पर्वत, रेगिस्तान, जंगल, बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ सभी कुछ मौजूद हैं। इसके साथ भारत का मौसम भी ना बहुत ज्यादा गर्म है और ना बहुत ज्यादा ठंडा। ये मौसम पशु पक्षियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर से खूबसूरत परिंदे उड़कर भारत में सर्दी और गर्मी दोनों में प्रवास के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अजीब दस्तूर है कुदरत का। सूखी टहनियां लोहे सी सख्त होती हैं, लेकिन अक्सर झुकी नजर आती हैं वो दरख्त जिस पर कुदरत मेहरबान होती है। जी हां, लगन हो तो बेहतरी का, तो एक रोज दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो ही जाती है। जैसे आज लंदन की एक नामी यूनिवर्सिटी HPU के प्रोफेसर महावीर के सामने नतमस्तक है। एक रिपोर्ट। ये सादगी आपको हैरत में डाल सकती है। इनकी कामयाबी आपको अचंभित कर सकती है, क्योंकि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग के आधार पर दुनिया के जो टॉप 2% वैज्ञानिकों के नाम का ऐलान किया है, उसमें हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महावीर का नाम भी शामिल है। प्रोफेसर महावीर का नाम मेडिसिन के क्षेत्र में इम्यूनोलॉजी में उनके रिसर्च वर्क
उनकी गुणवत्ता और कार्य क्षेत्र के आधार पर शामिल किया गया है। ये अवेलेबल हो जाएगी कुछ चुनिंदा वैक्सीन, चुनिंदा वो भी लोगों को मिल पाएगी। अब लोगों के लिए अब ये तो सरकार को देखना है कि क्या उनकी प्रायोरिटीज रहेगी। तो कोविड को लड़ने के लिए तो आज की डेट में तो यही है कि इसकी दवाई तो है नहीं। प्रोफेसर महावीर सिंह दुनिया के उन चंद नैनो साइंटिस्ट में शामिल हैं जो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 10 से 12 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए ही प्रोफेसर महावीर का नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शुमार किया है। प्रोफेसर महावीर का रिसर्च मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। प्रोफेसर महावीर का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की तुलना में इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है। इसके जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों के इलाज ढूंढे जा सकते हैं। प्रोफेसर महावीर का दावा है कि मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है, वो भी बिना कीमोथेरेपी और साइड इफेक्ट के। प्रोफेसर महावीर के मुताबिक शरीर की ज्यादातर बीमारियों की वजह इम्यून सिस्टम है और मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी इम्यून सिस्टम को आसानी से दुरुस्त कर सकता है। जाहिर तौर पर प्रोफेसर महावीर के दावे में दम है, जिस पर अब लंदन की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुहर लगा रही है। शिमला से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अगर आप पराठे के शौकीन हैं और कभी हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिले तो पिथौरागढ़ हल्द्वानी मार्ग पर दन्या में मिलने वाले पराठे और रायते का लाजवाब स्वाद जरूर लीजिएगा। दान सिंह ने 1957 में पराठे की दुकान शुरू की थी, जिसका स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर बना हुआ है। यहां से गुजरने वाला यहां का पराठा जरूर खाता है। एक रिपोर्ट। पहाड़ पर अलग अलग स्थानों की अपनी अपनी प्रसिद्धि है। अल्मोड़ा जिले के दन्या कस्बे के पराठों की बात ही निराली है। दशकों से यहाँ लकड़ी के चूल्हे, घराट के पिसे आटे और देसी घी में पराठे बनते थे। समय बदलने के साथ ही लकड़ी के चूल्हे का स्थान गैस चूल्हे ने ले लिया। घराट के आटे की जगह चक्की के आटे ने ले ली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बस इन पराठों का स्वाद। दादाजी ने शुरू किया, यहाँ के पहाड़ी गेहूँ और पंचक्की से पिसे हुए आटे का बनता था और इसको यह पराठा स्टफ करके तीन लेयर पे बनता है। और यह जो जिस टाइम पर शुरू किया था उस टाइम पर देसी किया था। समय बदलता गया और पंचक्की का आटा उपलब्ध न होने के कारण मुझे मिल्क और चक्की के आटे का पराठा फिर बनना है। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी को निकलते वक्त यात्री नाश्ते के लिए दन्या कस्बे में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के पराठों का स्वाद दूसरी जगहों पर नहीं मिलता। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी 15 साल से मिली पराठे यहाँ बहुत बढ़िया बनते हैं और जगह कहीं नहीं मिलते हैं ऐसे पराठे, इसलिए सवारी भी यहीं रोकने के लिए बोलते हैं, यहीं खाते हैं सवारी भी। यहाँ 1957 में दान सिंह ने पराठों के स्वाद की ऐसी छाप छोड़ी जिसकी दीवानगी आज भी देखने को मिलती है। यहाँ के रहने वाले तो इन पराठों का स्वाद लेते ही हैं और इधर से गुजरने वाले सभी यात्री भी, सैलानी भी इन पराठों का स्वाद लेना नहीं भूलते। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और बजट की कमी है, फिर भी आप फॉरेन टूर जैसा मजा लेना चाहते हैं, तो आपको भारत से कहीं बाहर जाने की जरा भी जरूरत नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी ही आपको इतना मजा देंगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे। चमोली का औली हो या हिमाचल प्रदेश का मनाली, हर जगह बर्फबारी हो रही है और सैलानी नवंबर से ही स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। जो लोग इस मौसम का आनंद लेने पहाड़ों से दूर हैं, उनके लिए इस खास तस्वीरें लेकर हम हाजिर हैं। आप घर बैठे उत्तराखंड की वादियों में गिरते बर्फ का बस मजा लीजिए। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। यहाँ कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। तापमान में भारी गिरावट की वजह से सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, तो घरों और गाड़ियों की छत पर भी बर्फ जमा हो गई है। ठंड की वजह से जहाँ स्थानीय लोग घरों में दुबक गए हैं, तो वहीं टूरिस्ट के लिए पहाड़ों में घूमने का सबसे सुनहरा अवसर है। लेकिन ठंड की वजह से जो लोग उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल मुब्बा को छोड़कर निचले इलाकों में चले जाते थे, वो फंस गए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि यहाँ के जो लोग स्थानीय लोग हैं, मुगवा धराली
के जो लोग हैं वो इस साल यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि वो शीतकालीन प्रवास के लिए उत्तरकाशी के या देहरादून के आसपास चले जाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ आजकल एक पिक्चर की शूटिंग चल रही है, जो यहाँ से ऊपर 7 ताल एक जगह है जो 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है। और आज रात अमन मेरे हिसाब से भी करीबन वहाँ 2.5-3 फुट बर्फ़ पड़ गई होगी, और वो टेंट के अंदर रह रहे हैं। भले ही मुब्बा धराली के आसपास के इलाकों में बर्फबारी ने थोड़ी मुसीबत बढ़ा दी है, लेकिन टूरिस्ट इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तरकाशी में पहुंचे टूरिस्ट एक दूसरे को बर्फ के गोले मारकर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से पर्यटकों का उत्साह आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में अब ट्रैकिंग रूट पर टूरिस्ट आने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में अभी और बर्फबारी होने वाली है। ये कपाट बंद हुए हैं 15 नवंबर को। उसी रात से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज भी आपने यहाँ पर देखा होगा बहुत बर्फबारी हो रही है, और मौसम की जो चेतावनी उस हिसाब से यहाँ पर जो लगातार बर्फबारी जारी है। और आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो आर्मी की जो सेवा है वो भी बाधित हो रही है, क्योंकि सड़क पे भी जो है बर्फ पड़ चुकी है। उत्तरकाशी की तरह चमोली भी बर्फ की चादर में ढक गया है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ ने चांदी की चादर ओढ़ ली है। निचले इलाकों में ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ, औली और हेमकुंड में भारी बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि अब यहाँ पर सेनानियों की संख्या बढ़ने लगी है। हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम वहाँ नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे, टेम्पल। बस आज हम औली आए अब। विकासनगर में स्नोफॉल के बीच खेलते सैलानी भी नजर आए। चक्राता के पास ऊंचाई वाले टूरिस्ट स्पॉट लोखंडी, बुदेर घाटी, देववन पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। यहाँ के व्यापारियों के लिए ये मौसम अवसर लेकर आता है। इसी वजह से वो टूरिस्ट को देखकर खुश हैं। लोखंडी में भारी बर्फबारी हो रही है, इसमें एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आ रहा है और पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला जारी है और खूब मज़े कर रहे हैं। पर्यटक भी काफ़ी मज़े कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों का, पर्यटकों के आने से यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए सब कुछ बंद था 7-8 महीने तक। तो अभी क्या है, पर्यटक आ रहे हैं तो सबका रोज़गार बढ़ा हुआ है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके भी इस वक्त सफेद चादर में लिपटे हुए हैं और पर्यटकों को लुभा रहे हैं। बर्फबारी के दिनों में ये इलाके इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि सैलानी यहाँ पर बार बार आना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस साल पहले से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में आमतौर पर नवंबर का महीना शुष्क माना जाता था। दिसंबर अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास ही लोगों को बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार नवंबर से ही बारिश और बर्फबारी भी शुरू होने लगी है। एक हफ्ते में जो उत्तराखंड में मौसम साफ रहने वाला है। जो मेन एक्टिविटी थी वो 25-26 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई थी, अब जो है वो गुजर गया है। तो जो अगले आने वाले 5 से 7 दिन में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में ऐसे ही जो है धूप निकलेगी। लेकिन जो टेम्परेचर